हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिमी सिंह। आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। इससे पहले प्रीवियस 2 वीडियोस में हम इंट्रोडक्शन से लेकर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी रीजन्स होते हैं एल्वियोलाई तक में, वो सारा का सारा डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं डिफरेंट एनिमल्स में वो चीज़ देख चुके हैं, चाहे वो एक्वाटिक एनिमल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है या फिर एम्फीबियंस हैं। उनके जो डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है डिटेल में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है हमारे नोज़ से, जिसमें 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट है, वहाँ से इस रीजन से स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स का, और लंग्स के एल्वियोलाई रीजन जो है वहाँ तक एक्सटेंडेड होता है। तो उस पर्टिकुलर पाथ में, उस पर्टिकुलर पैसेज में जितने भी रीजन्स आते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हो गए, फेरिंग्स हो गया जो कि कॉमन था फूड पैसेज और एयर पैसेज के लिए, उसके बाद लैरिंग्स, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ये सारे के सारे जो रीजन्स हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ये हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 प्रीवियस वीडियोस में। आई होप कि वो वीडियो देखे हैं, हेल्पफुल रहे होंगे। एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। एंड आज का जो टॉपिक है, जितना हम सिंपल से लैंग्वेज में अभी तक समझ आए कि ब्रीद इन ब्रीद आउट मीन सांस अंदर गई, सांस बाहर निकली, जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो जितना ये सिंपल सा कहने में लगता है, क्या एक्चुअल में ये प्रोसेस उतना ही सिंपल होता है? नहीं, उतना सिंपल नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं, तब जाके ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, जिसमें ब्रीद इन ब्रीद आउट, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से काम कर रहा होता है। जो डिफरेंट फैक्टर्स इसमें अप्लाई होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ मैं, उससे पहले एक टॉपिक जो है, एक कॉन्सेप्ट जो है, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन अगर यदि वो वीडियो नहीं देखा है वैसे, तो आगे का प्रोसेस समझ में तो नहीं आना है। मेक श्योर कि पहले जस्ट लास्ट वीडियो जो है वो एटलीस्ट वो वाला वीडियो तो ज़रूर देखें। सो उसमें हमने देखा था कि जो थोरेसिक चैम्बर है उसका फॉर्मेशन देखा था। तो थोरेसिक चैम्बर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इससे हम स्टार्ट करेंगे आज का जो टॉपिक है ब्रीदिंग मैकेनिज़्म वाला, उसके बारे में। तो थोरेसिक चैम्बर के फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आधे से ज़्यादा क्या पूरा का पूरा जो मैकेनिज़्म है ब्रीदिंग का वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोरेसिक चैम्बर कहने का मतलब ये हो गया, चैम्बर से हमें इतना समझ में आता है कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके डिफरेंट साइड्स हैं, अब बैक साइड है, फ्रंट साइड है, साइड वाली रीजन है, लोअर साइड है, इस तरीके से एक रीज़न है, एक स्ट्रक्चर है जिसके डिफरेंट साइड्स हैं। तो थोरेसिक चैम्बर जो है उसमें 4 साइड्स होते हैं। सबसे फर्स्ट साइड जो बात की जाती है वो बात की जाती है डोर्सल साइड की। डोर्सल साइड मीन्स बैक साइड। बैक साइड कहने का मतलब ये हो गया कि जो ह्यूमन बींग्स की जो बैकबोन होती है, मीन्स हमारे अंदर जो बैकबोन है हमारी, ये वाला जो रीज़न होता है, बैकबोन वाला जो रीज़न होता है, वहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम जो है उससे बनता है थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर का जो बैक साइड है, जो डोर्सल साइड है, वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? वो बनता है वर्टिब्रल कॉलम से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोरेसिक चैम्बर का जो फ्रंट पार्ट होता है, जिसको हम वेंट्रल साइड, या फिर मैं कहूँ कि आगे का जो पार्ट है थोरेसिक चैम्बर का, वो किस चीज़ का बना होता है? वो बनता है स्टर्नम का। ये बात हो गई। उसके बाद आता है लेटरल साइड।
साइड वाला जो पार्ट है थोरेसिक चैम्बर का, ये किस चीज़ का बना होता है? रिब्स का। तो जो हमारे थोरेसिक चैम्बर्स का जो साइड वाला लेटरल वाला जो पार्ट है रिब्स का बना हुआ होता है, इसको हम खुद अपने फिंगर्स से फील कर सकते हैं कि जो हमारा चेस्ट वाला रीजन है, जो वेंट्रल साइड फ्रंट साइड से स्टर्नम से बना है, उसी के साथ साथ में रिब्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि थोरेसिक चैम्बर के लेटरल साइड मीन्स साइड वाला जो पार्ट होता है उसको बनाती हैं। तो रिब्स को हम अपने चेस्ट वाले रीजन पर अपनी फिंगर्स की हेल्प से फील कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। उसके बाद जो थोरेसिक चैम्बर का लोअर पार्ट होता है, नीचे का जो रीजन होता है, लोअर साइड जो होती है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है डायफ्राम। सो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है थोरेसिक चैम्बर का। अब थोरेसिक चैम्बर जो है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। आई होप कि थोरेसिक चैम्बर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। ये जो मैंने शॉर्ट में पॉइंट्स लिखे हैं इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि मे भी अगर थोरेसिक चैम्बर फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और वहाँ पर डोर्सल साइड बोला जाए कि डोर्सल साइड जो है थोरेसिक चैम्बर की वो वर्टिब्रल कॉलम से बनती है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा। अगर यदि वर्टिब्रल कॉलम की जगह स्टर्नम, रिब्स, डायफ्राम दे दिया, ऊपर नीचे कर दिए इन सब चीज़ों को, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत। और क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेशन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब मूव करते हैं कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, ठीक है, तो सिंपल सा हम समझ चुके हैं अभी तक कि ब्रीद इन सांस अंदर गई, ब्रीद आउट सांस बाहर आई, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, स्पेशली ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है उसमें दो स्टेज इन्वॉल्व होती हैं। ब्रीद इन जिसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं, ब्रीद आउट जिसको हम एक्सपिरेशन बोलते हैं। अब ये जो इंस्पिरेशन है, ब्रीद इन का जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है, लेकिन जो एक्सपिरेशन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो एल्वियोलर एयर होती है, यहाँ पर ये टर्म याद रखना है कि एक्सपिरेशन ब्रीद आउट के प्रोसेस में एल्वियोलर एयर जो है वो रिलीज्ड होती है आउटसाइड फ्रॉम द लंग्स। ये हो गया इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का प्रोसेस। अब और फिर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जो है वो जनरेट होती है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का प्रोसेस जो है वो तो इस तरीके से हो जाता है कि एटमॉस्फेरिक अंदर एयर अंदर गई और एल्वियोलर एयर जो है वो बाहर आई। इतना सिंपल सा हो जाता है? नहीं भाई, इतना सिंपल सा नहीं होता है। ये जो प्रोसेस है ब्रीद इन ब्रीद आउट का, इसको भी परफॉर्म होने के लिए एक प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो डेवलप होता है किसके बीच में? जो लंग्स हैं हमारे उसके और जो एटमॉस्फेयर है, इन दोनों के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो इनिशिएट होते हैं, उनकी स्टार्टिंग होती है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसमें इसी की बात की है, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू मींस अंदर इंस्पिरेशन एंड आउट एक्सपिरेशन। तो जो एयर का मूवमेंट है अंदर जाने का और बाहर आने का लंग्स में, ये तो हमें अच्छे से पता ही है कि लंग्स में जाती है एयर, तो ये कैसे इनिशिएट होता है, कैसे इसका क्रिएशन होता है? बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये टर्म याद रखना है कि ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो किसके बीच में बनता है? लंग्स और एटमॉस्फेयर जो है उसके बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है। उसकी वजह से इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का प्रोसेस जो है वो रन होता है ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर, ठीक है। अब और टर्म्स आते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ें तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। इंस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसमें एक कंडीशन होती है कि हमने देख लिया प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में बन रहा है, ठीक है, तब जाके इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं कि जो इंस्पिरेशन का प्रोसेस है मींस ब्रीद इन जब कर रहे हैं, जब हमारे लंग्स में एयर जो है एंटर कर रही है, तो उस टाइम पर क्या होता है, प्रेशर जो है उसकी कंडीशन क्या होती है? तो जब इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर लंग्स देखा हमने
लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो डेवलप हो रहा है। तो इसमें हमें देखना है कि जो लंग्स हैं उसमें प्रेशर क्या होता है, हाई होता है या लो होता है, और एटमॉस्फेयर में कैसे होता है। तो जब इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उस टाइम पर जो लंग्स होते हैं वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, लेस होता है, कम होता है, और एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या होता है उस टाइम पर, हाई होता है। इमेजिन करके देखें कि जैसे ही हमने ब्रीद इन किया, सांस अंदर गई, तो जब सांस अंदर, एयर अंदर जाती है तो उस टाइम पर लंग्स जो हैं हमारे, उसका प्रेशर कम होता है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस कंडीशन में हम सांस को अंदर खींचते, एयर को अंदर लेते हैं। ये होता है, ये सिचुएशन होती है इंस्पिरेशन के प्रोसेस में। इसके जस्ट अपोजिट होता है क्या, एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन के प्रोसेस में, एक्सपिरेशन में क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट तो सेम उसी में बनेगा, लंग्स में एंड एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो एक्सपिरेशन का प्रोसेस जस्ट अपोजिट है इंस्पिरेशन के। तो लंग्स में जो प्रेशर है वो क्या होगा, एक्सपिरेशन के टाइम पर ये हो जाएगा प्रेशर हाई, और एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम पर हमारे लंग्स का जो प्रेशर है वो हाई होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो कम होता है। इमेजिन करके, फील करके हम ये चीज़ देख सकते हैं, जब 2-4 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं और उस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं कि जैसे ही हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो क्या कहते हैं, लंग्स का जो प्रेशर था वो कम था, इजीली सांस जो है वो अंदर चली गई, एयर अंदर चली गई, एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई था। लेकिन जब हम एयर जो है, सांस जो है उसको छोड़ रहे हैं, तो हम ये चीज़ भी फील कर सकते हैं कि जो हमारा लंग्स वाला रीज़न है, एक्चुअल में वहाँ से एक प्रेशर जो है, लंग्स का जो प्रेशर है, मीन्स एक पुश फोर्स सा अप्लाई होता है, जिसकी वजह से जो एयर है वो बाहर आती है, ब्रीद आउट कर रहे होते हैं। ये इस तरीके से इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का जो प्रोसेस है उसको अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट की कंडीशन है कि इंस्पिरेशन में क्या होता है और एक्सपिरेशन में क्या है, इस चीज़ को हम अपने सांस लेने और सांस छोड़ने से बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। एक बार ज़रूर करके देखें, एक बार में नहीं समझ में आए तो 2-3 बार ज़रूर करें, तो उससे ये कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम इसका जो कॉन्सेप्ट है ब्रीद इन ब्रीद आउट का बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा ना, तब भी हम गलत नहीं करके आएंगे। अब बात आती है कि ये जो प्रेशर ग्रेडियंट बना, ठीक है, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो कैसे डेवलप होता है, इसके डेवलपमेंट की थोड़ी सी और डिटेल में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जो थोरेसिक चैम्बर का लोअर पार्ट जो था, जहाँ पर डायफ्राम प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बाद एक स्पेशलाइज्ड सेट होता है मसल्स का, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर बात की गई है कि जो रिब्स होती हैं, ठीक है, रिब्स के आउटसाइड पर और इनर साइड पर 2 तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। जो रिब्स के इनसाइड पर, अंदर साइड में जो रिब्स मसल्स प्रेजेंट होंगी उसको हम बोलते हैं इंटरनल मसल्स, और जो रिब्स के आउटसाइड पर मसल्स जो प्रेजेंट होंगी उसको हम जानते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के नाम से।
तो जो प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, तो डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं रिब्स की वो इन्वॉल्व होती हैं। ये क्या करती है, हेल्प करती हैं इस प्रेशर ग्रेडियंट के जनरेशन में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर ग्रेडियंट जो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में डेवलप होता है उसमें भी जो डायफ्राम है और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, ये हेल्प करती हैं प्रेशर ग्रेडियंट के जनरेशन में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना है। अब और डिटेल में चलते हैं। अभी तक तो ये मान लो कि बहुत ऊपरी बेसिस पे हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो प्रोसेस है उसको समझ रहे थे कि प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, कैसे इंस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, कैसे एक्सपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब मूव करना है हमें एक्चुअल में जो इंस्पिरेशन है मीन्स ब्रीद इन का जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है। तो ये जो हमने स्लाइड में इतनी इन्फॉर्मेशन लिखी है इसको सिंपल सी लैंग्वेज में अपनी भाषा में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हुए चलते हैं शॉर्ट में इंस्पिरेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर दो चीज़ें बता दूँ कि एक तो डायफ्राम जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड सेट है मसल्स का जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो उन दोनों में से भी जो एक्सटर्नल ये दो चीज़ें जो हैं इंस्पिरेशन के प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होती है इंस्पिरेशन में, यहाँ पर अब मैं और शॉर्ट में लिखूँगी, डी मीन्स डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ मीन्स डायफ्राम का साइज जो है वो रिड्यूस हुआ, सिकुड़ गया, ठीक है। तो जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो थोरैसिक चैम्बर होता है उसका वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो जाता है। सो थोरैसिक चैम्बर थोरैसिक चैम्बर वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो गया। ये चीज़ भी याद रखनी है कि इंस्पिरेशन में जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। कौन से एक्सिस पर, एंटीरियो पोस्टीरियर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। कहने का मतलब ये हो गया कि जो थोरैसिक चैम्बर का बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट वाला जो रीजन है, जो एक्सिस है, उस वाले एक्सिस पर थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। एक पॉइंट ये हुआ। उसके बाद जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स जो रीजन है, साइड वाला जो थोरैसिक चैम्बर का फॉर्मेशन हो रहा है रिब्स की हेल्प से, अब रिब्स में भी इंटरनल और एक्सटर्नल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो उन मसल्स में भी एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, अब मैं इसको पूरे इतने टर्म को शॉर्ट में लिख देती हूँ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो रिब्स जो हैं ये क्या होती हैं, लिफ्ट अप हो जाती हैं। लिफ्ट अप कहने का मतलब ये हो गया कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में, कह सिंपल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि एक्सटर्नल मसल्स जो हैं रिब्स की, उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो रिब्स जो हैं वो लिफ्ट अप हो जाती है, मीन्स ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। ये चीज़ हुई। 2 पॉइंट आई होप कि अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब क्या होता है कि जब रिब्स जो हैं लिफ्ट अप हो जाती हैं तो उसी टाइम पर स्टर्नम जो होता है
ये जो होता है स्टर्नम, ये क्या करता है, ये पूरे के पूरे थोरेसिक चैम्बर जो है उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, सेम इसी एक्सिस पर। ठीक है, कहाँ पर, सेम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, या फिर इसको हम डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। इस एक्सिस पर क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। अब और इसको कंसाइज वे में हम समझें इंस्पिरेशन में, तो क्या हुआ कि डायफ्राम जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसकी वजह से थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। एक्सटर्नल मसल्स जो थी रिब्स की, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है इंस्पिरेशन में, तो रिब्स जो हैं वो लिफ्ट अप हो जाती हैं। जैसे ही इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से थोरेसिक चैम्बर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, रिब्स लिफ्ट अप हुई, उसी टाइम पर स्टर्नम जो है वो ओवरऑल जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर देता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, या फिर उसको हम कहें डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट इतना ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर यदि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वीडियो को रिपीट मोड पर ज़रूर देखें, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। इसके बाद अब क्या होता है, जैसे ही थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ, तो इसकी वजह से ओवरऑल जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो जैसे ही थोरेसिक चैम्बर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से क्या होता है, जो ओवरऑल पल्मोनरी वॉल्यूम है ये भी इंक्रीज हो जाता है। ये होता है इंस्पिरेशन के प्रोसेस में, जब हम ब्रीद इन कर रहे होते हैं, जब सांस, एयर, एटमॉस्फेरिक एयर जब हमारे लंग्स के अंदर जा रही है, तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और उसी के वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ये एक कंक्लूजन निकलता है इंस्पिरेशन के प्रोसेस का। अब मूव करके चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, तो वहाँ पर भी यही सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इंस्पिरेशन इज़ इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जैसा कि मैंने बताया कि डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये क्या करता है, विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, या फिर इसको हम बोले डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। ठीक है, आई होप कि ये अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने देखा था कि जो रिब्स में मसल्स थी एक्सटर्नल और इंटरनल, तो इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल मसल्स जो हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स and the sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber in dorsoventral axis। अब थोरेसिक चैम्बर जो है उसके वॉल्यूम में इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम या फिर थोरेसिक चैम्बर वॉल्यूम, ये क्या करता है, कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। इसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये प्रोसेस होता है इतना इंस्पिरेशन के प्रोसेस में। अब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है उसके बारे में बात की गई है, जिसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें बताया गया है कि जब इंस्पिरेशन होता है तो कैसे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज़ है और उसी के साथ साथ पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर जो लोअर पार्ट था थोरेसिक चैम्बर का, वहाँ पर डायफ्राम प्रेजेंट है। डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, मीन्स रिब्स जो हैं वो लिफ्ट अप हो गई, रिब केज है ये, और उसी के साथ साथ वॉल्यूम जो है थोरेक्स का या फिर थोरेसिक चैम्बर का वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, फूल गया है, एयर जो है वो एंटर करी गई लंग्स के अंदर और एयर जो है फिल हो गई है थोरेसिक चैम्बर में। ठीक है,
दूसरी कंडीशन जो है वो क्या आती है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये है एक्सपिरेशन का। तो जब एक्सपिरेशन का प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जस्ट अपोजिट होता है इंस्पिरेशन का, ठीक है। तो एक्सपिरेशन में क्या होता है कि जो डायफ्राम है वो रिलैक्स्ड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं होता है। थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। रिब्स और स्टर्नम और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो रिलैक्स्ड हो जाती हैं और अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं एक्सपिरेशन के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब लंग्स से एल्वियोलर एयर जो है वो बाहर गई तो इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इस तरीके से इंस्पिरेशन के प्रोसेस में देखने को मिलता है। अब पहले हम एक्सपिरेशन का जो प्रोसेस है उसको अपनी लैंग्वेज में समझते हैं, फिर अपने नोट्स के ऊपर आएंगे कि उसमें कोई अदर इन्फॉर्मेशन तो नहीं अवेलेबल है एक्स्ट्रा में, या फिर जो भी हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। तो जो एक्सपिरेशन का प्रोसेस है यहाँ पर फिर से लिखते हुए चलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, एक्सपिरेशन के प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा कि जैसे हमने देखा इंस्पिरेशन का जो प्रोसेस था उसमें पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हुआ, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ। तो जी ये जो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है इसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, ये इंक्रीज़ होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ये वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज़ हो गया, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उससे ये होता है कम, जिसकी वजह से एयर जो है वो लंग्स से बाहर की तरफ मूव कर जाती है। और जब लंग्स से एयर बाहर मूव करती है, ब्रीद आउट होता है, तो इसी को हम एक्सपिरेशन के प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इतना सिंपल सा होता है एक्सपिरेशन का प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि पल्मोनरी जो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ था इंस्पिरेशन में, तो उसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो गया। ये जो डिक्रीज़ होता है इससे क्या होता है, ये क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उससे ये कम होता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाती है, जिसे हम एक्सपिरेशन ब्रीद आउट के नाम से जानते हैं। जब एक्सपिरेशन का प्रोसेस होता है तो इसमें क्या होता है, एक्सपिरेशन के प्रोसेस में जो हमारा डायफ्राम है और जो स्टर्नम था ये क्या है, रिलैक्स हो जाते हैं और रिलैक्स होने की वजह से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं और ये तो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो इंस्पिरेशन के प्रोसेस में थोरैसिक चैम्बर वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुए थे, ये भी क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। थोरैसिक चैम्बर ये क्या होते हैं, ये डिक्रीज हो जाते हैं या फिर हम कहें कि ये क्या है, रिड्यूस हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है किसमें, एक्सपिरेशन के प्रोसेस में। अब मूव करके चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। सो यहाँ पर देखा, हम देखते हैं एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम जो है इंस्पिरेशन के प्रोसेस में इंक्रीज हुआ था, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर था वो क्या है, वो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है, लेस देन द एटमॉस्फेरिक
प्रेशर, ठीक है, जो हमारे अंदर लंग्स के अंदर का प्रेशर था वो कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ये क्या करता है, विच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, इंस्पिरेशन, ये चीज़ हो गई। लेकिन रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम एंड sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume। और इसकी वजह से जो क्या होता है कि जो हमारा डायफ्राम है और स्टर्नम जो है वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं रिलैक्स होने पर, और थोरेसिक वॉल्यूम और उसी के साथ साथ पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्सन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, जिसको हम एक्सपीरेशन के नाम से जानते हैं। सो इस तरीके से देखने को मिलता है एक्सपीरेशन एंड इंस्पिरेशन, ब्रीद इन और ब्रीद आउट का जो प्रोसेस है वो। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी स्टिल कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड वीडियो कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड इस टाइम पर अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा गैदरिंग वाली जो प्लेसेस होती हैं वहाँ पर जाने से बचें, बिकॉज डे बाई डे कोविड केसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, डेली बेसिस पर न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है। तो इसीलिए अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बचें इन सब चीज़ों से एंड रेगुलर बेसिस पर स्टडी करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।